पॉलिटिक्स में कैरेक्टर के गिरावट की शुरुआत शुरू हो गई पंडित जी के जमाने से। नमस्कार, भारतिका में आज हम बात करेंगे राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश जी से। हरिवंश जी का लंबा कार्यकाल पत्रकारिता का रहा है। तकरीबन 4 दशक तक उन्होंने पत्रकारिता की, फिर राजनीति में आए। इसी सवाल से हम शुरू करेंगे और उनकी लेखनी पर बात करेंगे, समाज के कुछ स्तर पर बात करेंगे और साथ साथ भारत को एक नया संदेश देने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो भारतिका में आपका स्वागत है। आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर बहुत अच्छा लगा, पहले भी लगा है और आपकी पुस्तकों का मैं कायल हूँ। आपने जो अनुभव लिखे दिल्ली से लेकर दिल्ली आंदोलन में जो कुछ हुआ आपके आने के पहले, वो बहुत, और कई पुस्तकें जो आपकी बिहार आंदोलन की, वो बिल्कुल सामाजिक नब्ज पर हाथ रखती हैं। जी, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपको हमारी पुस्तकें अच्छी लगी। सर, लंबा समय पत्रकारिता का, उसके बाद राजनीति में आना, कैसा महसूस करते हैं? क्या बदलाव अपने आप में महसूस करते हैं और खुद को कितना एडजस्ट महसूस करते हैं? दरअसल पत्रकारिता में भी मूलतः राजनीति की वजह से ही आना हुआ। हम सब विद्यार्थी थे तब जयप्रकाश जी का आंदोलन। जयप्रकाश जी के गांव का मैं रहने वाला हूँ, यह संयोग है मेरे लिए सुखद। जयप्रकाश जी जब सर्वोदय में चले गए तो आपको स्मरण होगा कि लोगों ने कहा कि जयप्रकाश जी के जीवन का जो प्रभावी हिस्सा था निकल चुका है। मुझे याद है वो 72 में मैं बनारस यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया, उसमें बिल्कुल 14-15 वर्ष का छात्र रहा हूँ। जयप्रकाश जी कार्यक्रम में आए, वो कार्यक्रम था मानस चतुर्दशी समारोह, मानस की रचना के 400 वर्ष हुए। तब जिस छात्रावास में हम लोग रहते थे उसमें उनको निमंत्रित किया हम लोगों ने। जयप्रकाश जी को सुनने में मुश्किल से 18-20 मिनट, क्योंकि जयप्रकाश 1942 के हीरो थे, या आजादी की लड़ाई में लोगों ने जयप्रकाश के अंदर एक नए भारत का सपना देखा था, जिसको गुरजर ने लिखा, लंबी कविता में लिखा भी है, अखंड दमा के घुसते हैं भावी इतिहास तुम्हारा, उस जयप्रकाश को। पर जयप्रकाश सामाजिक परिवर्तन के लिए ही गए थे। ये गांव में रहते हुए करीब से मैं समझ सका था, तो उनका हम सबके मानस पर, किशोर मानस पर बड़ा गहरा असर था। उनके सात्विक जीवन का, उनके सात्विक चरित्र का, कठिन गांव के मतलब कठिन गांव के वासिंदे होने के बाद वो असर हुआ। सर, आपकी किताब में एक टाइटल है विकल्पहीन गांधी। आज के दौर में एक सवाल बड़ा उठता है कि गांधी की प्रासंगिकता खत्म हो गई है या कम हो गई है। हालांकि ऐसा है नहीं। जितना मैं देश दुनिया देखता हूँ, समझता हूँ, गांधी आज सबसे ज़्यादा प्रासंगिक हैं। लेकिन ख़ास तौर पर अपने देश में मैं ये महसूस करता हूँ कि उनकी मुखालफत करने वालों की तादाद पिछले कुछ सालों में बढ़ी है। आप इस पूरी बदलाव को कैसे देखते हैं? नहीं, दरअसल मैं इसको दुनिया के संदर्भ में देखता हूँ रंजन जी। गांधी विकल्पहीन थे, हैं और रहेंगे, यह मेरी निजी धारणा है। गांधी की कुटिया, जहाँ कई बार मैं गया वर्धा में, एक कोटेशन लगा हुआ जिसका आशय है कि एक दिन दुनिया को गहरा पश्चाताप होगा कि भोग के जिस रास्ते पर हम चल पड़े हैं यह हमें कहाँ पहुँचा दिया। मैं बड़ा संक्षेप में बता रहा हूँ आपको। 2 इकोनॉमिस्टों की लिखी बड़ी महत्वपूर्ण किताब हमने कंजम्पशन पर पढ़ी, पेंगुइन ने छापी है, लगभग 700-800 पेज की, जिसमें इस कंजम्पशन पैटर्न की जो शुरुआत हुई भोगवाद की, इसने दुनिया को कैसे खतरे में पहुंचा दिया। और सबसे दिलचस्प बात उस किताब में मुझे मिली कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब अमेरिका में न्यू डील इकोनॉमिक पॉलिसी आ रही थी, उस वक्त गैलविर्थ जो थे, जो बाद में भारत में अमेरिका के राजदूत बने और बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उनकी द एफ्लुएंट सोसाइटी किताब बड़ी चर्चित थी, वो उस वक्त इकोनॉमिक सेल के वहाँ इंचार्ज थे। उन्होंने न्यू डील इकोनॉमिक पॉलिसी का विरोध किया। मास कंजम्पशन की जो पॉलिसी आ रही थी कि मास प्रोडक्शन हो, उसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए आपको एडवर्टीजमेंट पे ले जाना पड़ेगा, लोगों के सेंसेज को अपील करना पड़ेगा, अधिक से अधिक लोग भोग पढ़ाएं, ये करना पड़ेगा। बहुत संक्षेप में कहूँ तो उस पुस्तक में प्रमाणित के साथ बताया गया है कि आज
वेस्ट कंट्रीज में, जिसका आपको ज़्यादा अनुभव होगा, इतनी अधिक चीज़ें लोग खरीद लेते हैं इस उसमें कि 1/3 से अधिक चीज़ों का वो नहीं खुलता और वो बंद रह जाती हैं, वो दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। इस भोगवाद ने धरती के पर्यावरण को, जंगल को, पानी को किस तरह नष्ट किया है, ये उस पुस्तक में है। और गांधी तो ही कहते थे, गांधी आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही पंडित जी से जो उनका मतभेद था, मैं मानता हूँ पंडित जी के द्वारा ये सबसे गंभीर भूल देश के लिए हुई, क्योंकि पंडित जी का अपना कन्विक्शन था, मैं उस पर सवाल नहीं उठाता। वो ईमानदारी से सोचते थे कि शायद पश्चिम के रास्ते देश का विकास होगा। गांधी ने कहा कि नहीं, हमारी जो पुरानी सभ्यताएं, संस्कृति है, भारत को गांवों ने मजबूत करा है, गांवों की जो अपनी विकेंद्रित अर्थव्यवस्था की रही है, गांव अपना जो न्याय करते रहे हैं, उनको हम ठीक और बेहतर करें, समर्थ करें, तभी गांव कायम रह सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो सबसे बड़ा संकट है, जो सैम अल्टमैन ने कहा कि दुनिया भोग के उस रास्ते पर है जो सब सुख उसे मिलेगा, पर यह कठोपनिषद का सवाल है कि यम नचिकेता से कहते हैं कि दुनिया के सारा भोग ले जाओ, पर यह मत पूछो कि जीवन का क्या होता है। पर वो कहता है कि नहीं, इस भोग का क्या है, तो सब खत्म हो जाएगा। तो गांधी ने वो शाश्वत रास्ता दिखाया है, विकास का वो मार्ग दिया। गांधी के द्वारा तय इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मॉडल पर देश चला होता। जयदेव सेठी ने जयदेव सेठी जाने माने वो थे इकोनॉमिस्ट, प्लानिंग कमीशन के मेंबर भी रहे। उनकी किताब है कि गांधीयन मॉडल क्या हो सकता है तो दुनिया को बचा सकता है। तो गांधी, विनोबा या सर्वोदय, ये हमारे उपनिषदों से, हमारी पद्धति से इस मिट्टी के निकला। वो सभ्यता और संस्कृति की बात करते हैं जिसपे इकबाल ने कहा कि रोम, यूनान सब मिट गए जहाँ से, पर कुछ बात है हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो हमारी यही संस्कृति रही है। गांधी ने उसी की बात की थी और आज यह मशीन उसी भोगवाद के चरम पर ले जा चुकी है। तो ये दुनिया को बचाएंगे गांधी, सिर्फ भारत को नहीं। तो आप स्पष्ट तौर पे ये मानते हैं कि गांधी की प्रासंगिकता हमेशा बनी रहेगी? थी, है, रहेगी, बल्कि भविष्य बचाने के लिए दुनिया में वो सबसे कारगर व्यक्ति के रूप में देखे जाएंगे। और मैं जब गांधी के पीछे जाता हूं तो गांधी सिर्फ गांधी न देखें, हम भारत की जो पुरानी संस्कृति रही है, जिसे सनातन संस्कृति धर्म की दृष्टि से न देखिए, वो जो सनातन बोध रहा है, जो कहता है कि कम भोग करो, इस धरती को माता मानो, आकाश पर्यावरण को पिता मानो, ये सब हमारी मान्यताओं में है। हम गांव से निकले लोग, हम कोई विज्ञान नहीं पढ़े हैं, तो वो इंद्रिय आपके अपने वश में हो। तो ये चीजें, ये मान्यताएं हमारी वैदिक शाश्वत पुरानी हैं, जिसको गांधी ने बहुत अच्छी तरह दुनिया के सामने रखा, इसलिए गांधी विकल्पहीन है। आपने सनातन की बात की। सनातन के लिए खास तौर पर भारत में एक बहुत सौभाग्य का दिन आ रहा है कि 22 जनवरी को श्री रामलला की विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा होगी। अगर हम भारत में देखें तो बहुत सारी सत्ताधारी विरोधी दल हैं, वो एक आरोप लगाते हैं कि विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है और राजनीतिक फायदे के लिए इस पूरे आयोजन को इतने विस्तार पे कर रहा है। तो इसको कैसे देखते हैं? दरअसल चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री थे तब मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में उनके साथ था, और चंद्रशेखर जी इस मामले को लगभग हल तक ले जा चुके थे। शरद पवार जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, यशवंत सिन्हा ने लिखा है, अभी नीरजा चौधरी जी की पुस्तक आई, उसमें देख लें कि किस तरह से लगभग वो हल कर चुके थे। पर उस वक्त की जो पार्टी उन्हें समर्थन दे रही थी, जब उनके मुख्य नेता को ये सूचना मिली तो इस कारण उन्होंने सरकार गिरा दी। तो आप समझ सकते हैं कि वो चाहते नहीं थे कि इसका निदान निकले। अदरवाइज उन दिनों एक और बात चली थी अमरिंदर जी का, डॉक्टर लोहिया ने राम, कृष्ण और शिव तीनों को भारत के जीवन का हिस्सा माना था, आपको याद होगा। तो 91 वगैरह में 80s 90s में एक बात चली कि भाई बातचीत सभी संबंधित पक्षों से हो कि ये तीन व्यक्ति, ये तीन प्रतीक पुरुष को एक बड़ा समुदाय अपने लिए एक अलग स्वरूप में देखता है, देवत्व के रूप में उन्हें देखता है। तो उनसे जुड़ी जो भी चीज़ें हैं उनका एक हल निकल जाए और पूरा देश सहमति से, सारे वर्ग समुदाय के लोग मिलकर निकाल लें। एक बड़ी प्रबल धारा थी, लेकिन उस धारा को राजनीति के लोगों ने सफल नहीं होने दिया। अदरवाइज ये तीन धाराएं, ये तीन प्रतीक पुरुषों के जन्म और उनके उससे जुड़ी हुई जो भी चीज़ें थी, अगर वो आज अपने स्वरूप में आ गई होती, उसका हल निकल गया होता, तो एक बड़ा देश और दूसरी चीज़ों में लगता।
पर नहीं होने दिया लोगों ने। अब इन चीज़ों का महत्व क्या है मैं आपको बताऊं। मेरी निजी दृष्टि कुछ भी हो सकती है। अभी मैं एक व्यक्ति से मिलने गया 2 दिनों पहले। वो एक बड़े संत हैं, स्वामी राधानाथ जी। वो मूलतः अमेरिकी हैं और इतने अद्भुत संत हैं। उनकी पुस्तकें आप पढ़िए, भारत के अध्यात्म की गहराई की विलक्षण जो ताकत हो आप समझ पाएंगे। बैक जर्नी होम एक पुस्तक है, दूसरा और है। मूलतः वो अमेरिका के हैं। उन्होंने मुझे एक बड़ा प्रसंग बताया, उनकी किताब में मैंने पढ़ा था। 1970-71 के लगभग 70 के आसपास अमेरिका से वो निकले। हाई स्कूल की परीक्षा देने के बाद हिच हाइकिंग करते हुए कैसे भारत पहुँचे, भारत की यात्रा की। उस वक्त कैसे वो पटना होते हुए नेपाल गए, फिर अयोध्या पहुँचे। तो मुझे एक पैम्पलेट दिखाया उस अमेरिकी व्यक्ति ने। कहा कि ये पैम्पलेट है। हमने कहा ये पैम्पलेट आपको कहाँ मिला? तो कहे कि जब मैं अयोध्या गया, और मैं अंग्रेजी जानने वाला आदमी, मैं कुछ हिंदी और नहीं जानता था, पर मुझे मतलब अध्यात्म की खोज में भारत आया था। तो मैंने सुना कि राम की जन्मभूमि यहाँ है, तो मैं गया। तो वहाँ देखा कि वो सब पहरा है और सब कुछ चल रहा है, कुछ है नहीं। 20 लोग, 20 साधु उम्रदराज वहाँ बैठकर भजन कर रहे हैं। और कहे कि उतना वहाँ पर इस कदर पहरा था, सख्ती थी कि भय होता था। उन साधुओं को खाने का कोई ठिकाना नहीं, कोई चंदा देने वाला नहीं, कोई उम्मीद नहीं। पर वो साधु कहे कि मैं भी भजन करने लगा। मुझे तो अच्छा लगता था सुना, तो मैं बैठ गया। और वो इस कन्विक्शन से कहते थे कि यहाँ बनेगा ये हमारे जो सबसे मतलब बड़े ईश्वर हैं, मर्यादा पुरुष हैं, उनकी जन्मभूमि। कहा कि भाई हमें तो लगता नहीं था कुछ होगा, लेकिन उनका कन्विक्शन देख करके आई वॉज मूव्ड। अभी उनका कन्विक्शन, जो 15-20 लोग जो बैठे थे, उनका एक पैम्पलेट उन्होंने मुझे दिया, मैं आपको दिखाऊंगा। उस पैम्पलेट में लिखा था, अपील था लोगों से कि हम 20-25 लोग यहाँ भजन कर रहे हैं। 1949 में उन्होंने अखंड कीर्तन चालू किया। अखंड कीर्तन यानी 24 घंटे, और उन्होंने शायद 40-50 वर्ष चलाया वो अखंड कीर्तन। और उसमें चंदा मांगा कि सिर्फ हमें 900 रुपये चाहिए आपका महीने का, जिससे हम कुछ खा सकें। कहा कि दुनिया में इस तरह का कन्विक्शन मैंने नहीं देखा, जहाँ कोई उम्मीद नहीं थी, होप नहीं था कि कुछ होने वाला है। 49 में तो वो क्या कन्विक्शन होता है, इसने मुझे सबसे अधिक अट्रैक्ट किया, उस विदेशी व्यक्ति को। और उन्होंने पैम्पलेट, तो ऐसा कन्विक्शन इस देश के इतने बड़े समुदाय को था। इस पर बहुत सारे दुनिया के हिस्टोरियंस को पढ़ें आप। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिस तरह से जो मुल्कों में इस तरह की चीज़ें हुई थी, जो भारत में हुई थी इतिहास में, जहाँ उनके बड़े प्रतीक पुरुषों के साथ इस तरह, उनके देवत्व प्राप्त किए लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव हुआ था, उन्होंने जा कर के सबसे पहले अपने यहाँ रिस्टोर किया उनके उस ग्लोरी को। चाहे पोलैंड लें, बाकी जगहों पर लें, चर्चों में जो कुछ हुआ, उन्होंने दे रिस्टोर्ड इट। तो भारत में भी ये 3 ऐसे लोग थे जिन पर बहुसंख्यक का विश्वास था। इनका अगर हल हमने निकाल लिया होता तो ये राजनीति का विषय बनते ही नहीं, ये आस्था और अध्यात्म का ही विषय रहते। तो ये राजनीति में जो लोग आज ये सब विरोध और बात कर रहे हैं, इन्होंने नहीं बनने दिया शुरू से। अगर सबने मिलकर इसका रास्ता निकाल दिया होता तो ये सवाल आज होता नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ। पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के चर्चा हो रही है, उसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मुद्दों पर बात हो रही है। जब विचारधारा की बात आती है तो पूरी दुनिया में एक चीज़ और भी देखी जा रही है सर, कि राष्ट्रवाद की विचारधारा भी प्रगाढ़ता से लोगों के मन में बैठ रही है। तो राष्ट्रवाद की विचारधारा को अगर हम विचारधारा के तौर पर आत्मसात करें, तो आपको नहीं लगता कि उस तरह की राजनीति भी हो रही है और उस तरीके के राजनेता भी आगे आ रहे हैं, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस राष्ट्रवाद पर हावी है? आपने सही कहा, दुनिया में इस तरह से आपको दिखाई देगा कि राष्ट्रवाद की आवाज़ उठ रही। उसकी एक वजह है, दुनिया ग्लोबल बन गई है मनोरंजन जी, ग्लोबल विलेज बन चुकी है। ये भी 80-90 के दशक से शुरू हो गया। और मुझे याद है द इकोनॉमिस्ट की एक महिला पत्रकार ने बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी कि कैसे अब दुनिया, द डेथ ऑफ डिस्टेंस पुस्तक का नाम था, कि दुनिया खत्म हो गई है अब।
और इसको मैं अगर बहुत सामान्य रूप में कहना चाहूँ तो मैं जैसे अपने गांव को लेता हूँ प्रतीक के रूप में, तो मुझे गांव से मुंबई में नौकरी करता था, तो गांव से निकलता था, नदी पार करता था, एक दिन बाद बनारस आता था, पटना आता था, वीकली ट्रेन मिलती थी, 2 या 3 दिन कम से कम मुंबई पहुंचने में लगते थे। आज वाईवान वहाँ से ले, पहले टिकट करा ले तो सस्ते दर पर अपने गाँव हम सेम डे पहुँच सकते हैं। तो दूरियाँ जैसे खत्म हुई तो दुनिया को उन्होंने एक कर दिया। तो इस एक होती दुनिया में लोगों ने अपने आइडेंटिटी को तलाशना शुरू किया। मनुष्य की संस्कृति और पहचान वो कभी नहीं छोड़ता, वो चाहे आप जितना भी ये तकनीकी विकास कर लें। तो इसका तकनीकी पुनर्भाव होना, तकनीकी का पुनः प्रभावी होना दुनिया में वो एक धारा है, पर उसके साथ ही समानांतर धारा लोग अपनी पहचान ढूंढेंगे, और पहचान उनकी संस्कृति और उनके राष्ट्र की परिधि से जुड़ा है। ये स्वाभाविक है, ये दोनों धाराएं चलेंगी, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान को कहाँ ले जाएगा ये कह पाना मुश्किल है। इसका उदाहरण मैं सिर्फ एक देकर अपनी बात खत्म करूंगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023 की शुरू में दुनिया इसकी खबर से चौंकी, क्योंकि जिस व्यक्ति ने इसका अपने स्टार्टअप से इस मुकाम तक पहुंचाया आविष्कार करके, अब तो बहुत सारी कंपनियां इस प्लेटफॉर्म की ज़ाद में लगी हैं, सैम अल्टमैन। उस वक्त मुश्किल से 30-35 वर्ष का अमेरिकी युवा रहे होंगे वो। उनकी कंपनी में पहली बार माइक्रोसॉफ्ट ने $1 बिलियन पूंजी लगाई। तब दुनिया में वो खबर के विषय बने कि भाई कौन सी कंपनी है, क्या कर रहा है। तो जहाँ तक मुझे याद है, न्यूयॉर्क टाइम्स का संवाददाता उनसे बात करने गया, सैम अल्टमैन से, और लंबी बातचीत है, वो बाद में निकलवा कर पढ़ा। मैं टेक्नोलॉजी का आदमी नहीं हूँ, पर मुझे ये आकर्षित करती है जैसे विचार आकर्षित करते हैं। तो उस व्यक्ति ने लंबी बातचीत में 3-4 चीज़ें कही जो मुझे स्मृति के आधार पर अपनी भाषा में मैं बता रहा हूँ। पहला सवाल पूछा न्यूयॉर्क टाइम्स के संवाददाता ने कि आपका ये खोज क्या है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। उसने कहा ये वो ताकत रखती है जो दुनिया को वो समृद्धि देगी जिसकी दुनिया में कोई कामना नहीं कर सकता, या वो सुख समृद्धि और विकास के मुकाम पर दुनिया को पहुंचा देगी जिसकी आज कोई कल्पना नहीं कर रहा। दूसरी बात उन्होंने कही, अनुरंजन जी, कि ये दुनिया में वो झूठ अफवाह फैला सकती है या लोगों से उनकी इच्छा के खिलाफ काम करा सकती है जो लोग यकीन आज नहीं कर सकते, यह भी कहा। थर्ड सवाल पूछा उस न्यूयॉर्क टाइम्स के संवाददाता ने कि आप अपने इस खोज को दुनिया में जो बड़े शोध हुए हैं जिन्होंने दुनिया को बदला है उस श्रेणी में कहाँ रखना चाहेंगे। तो उसने कहा मैनहट्टन प्रोजेक्ट। मैनहट्टन प्रोजेक्ट आप जानते हैं, परमाणु बम का इजाद, ओपेनहाइमर द्वारा उसकी खोज। ओपेनहाइमर ने जब उसको देखा तो वो गीता की पंक्ति कि नाउ आई हैव बिकम डेथ, वह 45 में वो व्यक्ति कह रहा है कि ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट जो था उससे प्रभावी मेरा यंत्र होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी मैं एक आईआईटी के प्रोफेसर से समझ रहा था, मैंने कहा लेमैन के रूप में आप मुझे बताइए इसके बारे में। उन्होंने कहा कि यही आप समझ लें कि इसका आईक्यू लेवल आज की तारीख में 160 के 155 के पास पहुंच गया। उन्होंने मुझे कहा कि एक सामान्य अर्थ में आपको बताएं, जैसे गांव का आदमी लेमैन समझे, तो दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट लोगों में आइंस्टीन माने गए हैं। तो उनका आईक्यू लेवल अगर 160 था, फर्ज करिए 160 था, तो ये मशीन 155 तक पहुंच गई है, यानी दुनिया के कॉमन इंटेलिजेंस के लोगों से बहुत आगे बढ़ चुकी है मशीन। इसका चैट जीपीटी का वर्जन 3 शायद आ चुका है या 4, वो उसका इंटेलिजेंस लेवल ही है। जब वो कुछ ही दिन में 5, 6, 7, 8, 9, 10 आ जाएगा तो आप कल्पना करिए कि दुनिया कहाँ होगी। तो आपका गवर्नेंस से लेकर सारी चीज़ों पर गहरी असर ये डालने वाला है, ये आपके जीवन को बदल देगा। जब एल्विन टॉफर ने जो अपनी किताब लिखी थी पहली, जो सबसे चर्चित हुई, जिसका उल्लेख किया 80 में, कि दुनिया आने वाले समय कैसे बदल जाने वाली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आएगी, उसका क्या असर होगा, कंप्यूटर आएगा उसका क्या असर होगा, लोग सिंगल फैमिली रहने लगेंगे, मैरिज भी नहीं करेंगे, अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ही हैज रिटन ऑल दिस थिंग्स इन बुक्स। जॉइंट फैमिली की तो बात ही छोड़ दें आप, हम लोग तो जॉइंट फैमिली के परिवेश से गए थे, तब मुझे लगा कि एल्विन टॉफर जो लिख रहे हैं ये नितांत गलत है, ये संभव नहीं है। पर एल्विन टॉफर को तो छोड़ दें, आज दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उस दौर में पहुंच गई है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुनिया के टॉप एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 2 से 3 वर्ष में दुनिया बदल जाएगी,
अब दो रास्ते पर, दो मुहिम पर दुनिया खड़ी है। पहला है, यह वो ताकत दे सकता है अनुरंजन जी कि दुनिया में गवर्नेंस, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, बाकी चीज़ों में अद्भुत क्रांति आ सकती है, अद्भुत बदलाव और प्रगति हो सकती है। पर भारत के प्रधानमंत्री ने अभी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस संबोधित करते हुए कहा भी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो मतलब हथियार है जो आपको एक तरफ अद्भुत प्रगति देगा, लेकिन गलत लोगों के हाथ में पड़ गया, आतंकवादियों के हाथ में पड़ गया तो दुनिया विनाश के कगार पर भी पहुंच जाएगी। ये इस मुकाम पर आज दुनिया खड़ी है, ये हम पहुंच चुके हैं। अब इसमें दुनिया को तय करना है और इसमें राष्ट्रवाद विचार अगर मदद कर सकता है सार्थक रूप से कि इंसान कैसे विवेकवान बने, तो उसमें मुझे लगता है कि इसके सार्थक प्रयोग की भूमिका सराही जानी चाहिए। कि अब भी आइडियोलॉजिकल राजनीति करने वाले लोग हैं पंडित जी के कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्रियों के, तो एक बार जब भ्रष्टाचार वहां से शुरू हुआ अनुरंजन जी, तो महाभारत की एक बड़ी चर्चित कहावत है कि यथा राजा तथा प्रथा।